हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और PYQ करते करते आज हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 11 पर। ठीक, मतलब कि हम 10 सेट पहले लगा चुके हैं। आज का सेट भी 13 मार्च को ही हुआ था और ये है शिफ्ट 3 का। शिफ्ट 3 का मतलब हुआ कि ये 2:30 बजे से 3:30 बजे वाला पेपर है। ठीक है, इसके बाद एक शिफ्ट और बचेगा, चौथी शिफ्ट, जो शाम को 5:15 से 6:15 तक होती है। क्लियर। तो आज का जो डिस्कशन है इसका PDF इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, देखिएगा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को आगे बढ़ाइएगा तो वहाँ लिखा होगा लिंक ऑफ PDF। तो PDF आप सॉल्व कर लीजिए, जो इसमें क्वेश्चन है 25 वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही डिस्कशन देखिएगा। इसके पहले जो 10 डिस्कशन हो चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लीजिए। और जिन लोगों को CGL देना है, CHSL के पहले बहुत सारे लोग होंगे आप में से जिनको CGL भी देना होगा, तो जिन्हें CGL देना है वो लोग भी, एक प्लेलिस्ट है उसमें CGL के प्रीवियस पेपर की। तो CGL 2022 का भी 40 सेट में करा चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद CHSL शुरू हूँ। जब तक आपका CHSL आएगा पूरा होगा तब तक आप CGL देख लीजिए। जब आप CGL ख़त्म करेंगे तब तक हम CHSL भी ख़त्म कर चुके होंगे। दोनों सेट लगा डालिए। ठीक है, और MTS के भी 48 सेट हैं, अगर आपको फुर्सत मिले तो MTS वाला भी लगा डालिएगा। क्लियर। इसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर डिस्कशन के साथ ही आपको मॉक टेस्ट देते रहना होगा, ताकि आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू बने रहें। लगातार प्रैक्टिस करिए, डेली एक मॉक टेस्ट देते रहिए। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये पहला है। पहले क्वेश्चन में ही आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। और इसमें स्टार्टर आपको यहाँ पे दे रखा है, ये स्टार्टर है। इस स्टार्टर के बाद PQRS में से कौन सा लगेगा, हम लोग दो ढंग से देखेंगे। एक तो स्टार्टिंग देखेंगे, एक एंडिंग देखेंगे। अगर स्टार्टिंग 2 है तो एंडिंग चेक कर लेंगे। क्लियर। तो एंडिंग देखिए, 2 ही एंडिंग है इसमें, R से एंडिंग है और P से एंडिंग है। यहाँ R से एंडिंग है, यहाँ P से एंडिंग है। देख लेते हैं किसी एक की एंडिंग नहीं पॉसिबल है। और स्टार्टिंग में Q S P S सब दिया हुआ है, R से स्टार्टिंग नहीं दिया है। Q P और S से इन्होंने स्टार्टिंग दे रखी है। तो देखते हैं कि हमारा कौन सा काम करता है, कौन सा आइडिया काम करता है। स्टार्टिंग देखो लिखा है मेनी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल, बहुत सारे साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल एंड डिफरेंट थिंकिंग तो लग नहीं पाएगा। ठीक है, अब आगे लिखा है मेनी साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल स्टडीज जनरली इंडिकेट दैट, ये तो हो सकता है Q से, लेकिन Q से स्टार्ट देख लेते हैं कि कुछ और अच्छा तो नहीं मिल रहा है हमको। अब यहाँ लिखा है टू डिस्कवर, ये तो लगेगा नहीं। फिर आगे लिखा है एंड सोशियोलॉजिकल टेस्ट्स। तो भाई देखिए, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, Q की बन रही है और S की बन रही है। अच्छा, इसमें S ज़्यादा पावरफुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और एंड के बाद में लिखा है सोशियोलॉजिकल टेस्ट्स। तो इनके बाद स्टार्टिंग जो हो वो S से ही होना पॉसिबल है। मतलब अब हम Q से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, S से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल टेस्ट्स एक साथ जुड़ेंगे। तो केवल S से हम स्टार्ट कर सकते हैं और नहीं कुछ कर सकते। केवल S से स्टार्ट होने का मतलब हुआ कि हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, केवल S से स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, SRQP और SQPR। अब ये P दोनों के लास्ट में है, दोनों के लास्ट में P है, तो मतलब P हमको लास्ट में कर देना है। क्रम जो है आपका किसका होगा, RQ का होगा या QR का होगा, ये देखना है। RQ लगना है या QR लगना है। ठीक, तो चलो ये देख लेते हैं। Q में लिखा है कि स्टडीज जनरली इंडिकेट दैट लीडर्स ट्रूली आर बोर्न विद डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स। और यहाँ लिखा है टू डिस्कवर इफ। तो हम पहले ये देख लेते हैं ना कि S के एंड में क्या है। ठीक, S के एंड में क्या है, लिखा है एंड सोशियोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट, क्यों ये कंडक्ट किए गए हैं, लिखा है टू डिस्कवर इफ लीडरशिप ट्रूली कैन बी लर्न्ड ट्रेट एंड, हाँ, तो इसका मतलब हम R पहले करें। एंड
स्टडीज जनरली इंडिकेट, ये पता करने के लिए उन्होंने स्टडी की थी, एंड स्टडीज जनरली ये इंडिकेट करती हैं कि जो लीडर्स हैं ट्रूली आर बोर्न विद डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो आर पहले करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टडी टेस्ट कंडक्ट कराने का पर्पस दिया हुआ है, क्यों करा था, टू डिस्कवर, ये पता लगाने के लिए, तो आर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये 2 वाला हो जाएगा, ये 4 वाला नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्या क्या देखा, स्टार्टिंग देखा, एंडिंग देखा, तो 2 में मैच कर गई स्टार्टिंग एंडिंग। अब 2 में मैच कर गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बीच का इंटरनल लिंक देखना पड़ेगा। 2 बच रहे थे, क्यू आर होगा या आर क्यू होगा, तो क्यू आर में नहीं बन रहा है, आर क्यू में बन रहा है, क्योंकि एस में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका पर्पज़ आर में दिया हुआ, तो स्टडी के बाद तुरंत पर्पज़ लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, 2 में क्या करना है, एंटोनिम बताना है। किसका बताना है? ऑब्फस्केट का। ठीक है ना? क्या है? ऑब्फस्केट का आपको एंटोनिम बताना है। ठीक, तो ऑब्फस्केट की मीनिंग जाननी पड़ेगी। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है कंफ्यूज करना, टू कंफ्यूज, ये हो गया आपका इसकी मीनिंग। ठीक है, तो ऑब्फस्केट का मतलब हो गया कंफ्यूज करना। तो मेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में सुधार करना, ये तो होगा नहीं। क्लैरिफाई मतलब क्या हो गया? एकदम से स्पष्ट कर देना। तो कंफ्यूज का एंटोनिम यही तो होगा, क्लैरिफाई कर देना, तो ये लग जाएगा। बिड का मतलब आदेश देना, ये कोई लेना देना नहीं है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कमज़ोर होना, कोई चीज़ वीकन, मतलब कमज़ोर होते जाना। ठीक है, ये वीकन हो गया। तो इसका भी यहाँ फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके 3 पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फिर से वही रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। लिखा है द स्टडी लेड। ठीक है, द स्टडी लेड, ये लेड क्या है? लीड की सेकेंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में आ गई। तो स्टडी लेड आगे लिखा है कोलैबोरेटर्स फ्रॉम ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज एंड जर्मनी। आगे लिखा है बाय साइंटिस्ट, तो ये तो हो सकता है द स्टडी लेड बाय साइंटिस्ट, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे क्यू लगा दे। हो सकता है कि अभी तक में तो यही श्योर है कि क्यू से स्टार्ट होना है। बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब किसको किसको इंक्लूड करना है ये देखना है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में ये किया गया था, साइंटिस्ट ने ये स्टडी की थी, और इसमें इंक्लूड था कौन कौन। आगे लिखा है कि यूज्ड, इन लोगों ने यूज किया था फॉसिल्स एंड एनालाइज्ड जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन। आगे लिखा है मॉडर्न स्नैक्स टू रिकंस्ट्रक्ट स्नैक एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा कि स्टार्टिंग तो यही हो रही है, क्यू से ही स्टार्ट हो पाएगा और किसी नहीं हो पाएगा। द स्टडी लेड बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, तो क्यू से ही स्टार्ट हो पाएगा, और 1-2 हैं क्यू से स्टार्टर, एक ये वाला स्टार्टर हो गया, एक ये स्टार्टर वाला होगा, ये दोनों आपके नहीं हो पाएंगे, ख़त्म कहानी हो गई। अच्छा, क्यू से स्टार्ट होगा, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें हम कौन सा लेंगे। क्यू के बाद हम पी लेते हैं या एस लेते हैं, या एंड चेक कर लेते हैं कि इन दोनों, एक के एंड में पी लगा हुआ है, एक के एंड में एस लगा हुआ था, तो चेक कर लेते हैं कि क्या पी से एंडिंग हो सकती है। तो लिखा है एंड जर्मनी, यहाँ एंड जर्मनी है, एंड जर्मनी के बाद आगे कुछ आना चाहिए। ठीक है, या फिर ये तो एंड नहीं हो सकता है। कोलैबोरेटेड फ्रॉम ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज एंड जर्मनी, नहीं हो तो सकती है, इससे भी एंडिंग पी वाले से भी होती है, एस वाले से भी हो सकती है। तो इसको आपको और पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये यही दोनों देखना है आपको, क्यू एस लेना है या क्यू पी लेना है, पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो द स्टडी लेड बाय साइंटिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग के बाद ये आपको पी लेना पड़ेगा ना, इंक्लूडिंग कोलैबोरेटर्स फ्रॉम ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, क्योंकि यहाँ इंक्लूडिंग आ गया ना, तो इंक्लूड करोगे, यहाँ पर एक है यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, इंक्लूड करोगे तो दूसरी यूनिवर्सिटी ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज और जर्मनी की यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करोगे तो दूसरे नंबर वाला हो पाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो पाएगा। क्लियर? अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है आपको इडियम की मीनिंग। तो इडियम की मीनिंग क्या लिखा है? सी चेंज। सी चेंज मतलब क्या होता है? सी मतलब समुद्र होता है ना, सी चेंज का मतलब क्या हुआ? जब समुद्र बदल गया, यानी कि बहुत बड़ा चेंज होगा, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए? मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जेलसी, परसो, हेट्रेड नहीं होगा, मेजर चेंज मतलब सी चेंज मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये तो अच्छे आइडिया लग जा रहा था। खैर ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है भैया? फिर से इडियम दिया हुआ है। ठीक है, लिखा है वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव।
वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव का मतलब हुआ जब आप अपने हार्ट को अपनी स्लीव्स में वियर करते हैं। इसका मतलब आप कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते हैं, आपका कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। तो इसका मतलब देख लेते हैं, टू गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक बिल्कुल नहीं, टू अंडरस्टैंड ये भी बिल्कुल नहीं, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशन, जब आप अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को ओपनली डिस्प्ले कर देते हैं, इसका मतलब आपके अंदर सीक्रेट कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ ओपन रहता है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हो गया। ठीक, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, ये जो ये लिखा है ना दैट कैन सब्स्टिट्यूट, तो ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बदले में आप एक वर्ड बताइए क्या लगेगा। लिखा है द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग डिजीज फ्रॉम साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब जो आपको संकेत दिख रहे हैं, साइंस और सिम्टम दिख रहे हैं, उससे आप किसी बीमारी को पहचानिए, बीमारी को पहचानिए। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या लिखा है, बीमारी को आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है। तो प्रोग्नोसिस एक वर्ड दिया हुआ है, ये भी बीमारी से रिलेटेड है। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है कि जो सिम्टम दिख रहे हैं उससे बीमारी का पूर्वानुमान करना। प्रोग्नोसिस मतलब होता है किसी बीमारी का पूर्वानुमान करना, पहले से आप अनुमान लगा रहे हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है, यहाँ आप बीमारी को पहचान रहे हैं, पूर्वानुमान नहीं लगा रहे हैं। कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी होने वाली है, ये प्रोग्नोसिस होती है। और कौन सी बीमारी है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस में अंतर समझिएगा। प्रोग्नोसिस होता है जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम देख के आप भी कौन सी बीमारी किसको होने वाली है इस बारे में बताते हैं, जो फ्यूचर में बीमारी होगी। और डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, जो बीमारी आपको है उसको सिम्टम्स के आधार पे फाइंड आउट करते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, वो डायग्नोसिस होती है। ठीक है ना, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके क्या करते हैं, बीमारी का कारण पता लगाते हो ना। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, डायग्नोसिस। ऑटोप्सी क्या होता है, ऑटोप्सी पोस्टमार्टम होती है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो मृत्यु का कारण बताने के लिए, कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए ऑटोप्सी होती है, जिसको आप पोस्टमार्टम कहते हो। बायोप्सी क्या चीज़ होती है, जैसे शरीर में कोई मतलब कहीं पर कोई ट्यूमर टाइप का, गांठ टाइप का या कोई ऐसी चीज़ काट के जब निकाली जाती है तो उसको बायोप्सी जांच के लिए भेजी जाती है कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो किसी मतलब शरीर के किसी भी पार्ट या किसी भी शरीर से निकाले गए किसी पीस को कैंसर है कि नहीं है, ये जांच के लिए जब भेजते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग बायोप्सी। क्लियर, चारों चीज़ें आपको बता दी। आपका आंसर कौन सा है इसमें से, 3 वाला है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में खाली जगह भरनी है। अब यहाँ क्या कही उन्होंने कि हाउ कैन सी वाटर फ्रॉम द ओशियन, हाउ कैन सी वाटर फ्रॉम द ओशियन बी डैश फ्रेश वाटर दैट इज सूटेबल फॉर पीपल टू ड्रिंक। मतलब ये कह ये रहे हैं कि सी वाटर को, ओशियन वाटर को कैसे चेंज किया जा सकता है फ्रेश वाटर में जो कि आदमी पी सकता हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज करने के लिए लगा है। ठीक, तो चेंज के लिए मीन्स्ड इनटू, मीन्स्ड ऑन होगा, टर्न इनटू होगा, सरेंडर इन होगा या चेंज अबाउट होगा। तो आपको 2 ऑप्शन लग रहे होंगे, टर्न इनटू और चेंज अबाउट होता है। चेंज अबाउट होता है जब व्यक्ति में कोई परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। और जब किसी चीज़ को बदला जाता है, एक रूप से किसी दूसरे रूप में बदला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्न इनटू कहते हैं। जैसे दूध दही में बदल जाता है तो टर्न इनटू कहते हैं ना, चेंज अबाउट नहीं कहते हैं। अच्छा, चेंज के बाद भी अगर इनटू लगाते तो कुछ काम बन सकता था, चेंज अबाउट नहीं होता। जो मतलब चेंज मतलब होता किसी चीज़ के बारे में जो परिवर्तन आता है वो हम कहते हैं। जब किसी चीज़ के बारे में हमारी धारणा बदलती है तो चेंज होता है। जैसे मतलब आई हैव चेंज माई आइडिया अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में अपनी आइडियाज़, अपनी राय बदल दी है, तब ये होता है चेंज अबाउट। यहाँ राय बदलने के लिए नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज ही बदल देनी है, उसमें केमिकल चेंज लाना है। तो केमिकल चेंज में या तो चेंज इनटू लगाते या टर्न इनटू लगाएंगे। तो आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, ये चौथा वाला नहीं होगा। ठीक, क्लियर, तो ये नहीं हो सकता, ये होगा। अच्छा, सरेंडर इनका कोई मतलब नहीं है। मिन्स्ड ऑन का मतलब आप जान लीजिए, अगर नहीं जानते हो तो इसका मतलब होता है कीमा बनाना। कीमा बनाना कोई जानता है, कीमा बनाना क्या होता है, नहीं सुना होगा। कीमा बनाने का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे पीसेज में काट देना, छोटे छोटे पीसेज में कर देना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, उसको कहते हैं मीन्स ऑन। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्म बतानी है। मतलब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में, ही सेड, ध्यान दीजिएगा सेड किस में है, पास्ट में है।
और ये दैट लगा हुआ है, ही सेड दैट, और फिर यहाँ ही आ गया। ये ही होने का मतलब क्या हुआ, ये ही कौन है, ये पहला वाला ही है। और ये स्पीकर यहाँ तभी आ सकता है जब यहाँ पे क्या रहा होगा, आई रहा होगा। अच्छा हैड है, चूँकि ये पास्ट में सेड है तो इस हैड का क्या रहा होगा, इस हैड का रहा होगा आई हैव, ठीक है ना। और तो कोई चेंज इसमें होना नहीं है। बाकी टेकन फ्रेंच लेसन्स ऑन, ये डुओलिंगो, ये तो पूरा पूरा हो गया। तो ये पहला देख लिया, यहाँ पे सेज लिखा हुआ, ये नहीं हो सकता है। अब सेड में आ जाओ, सेड के बाद ये ही नहीं होगा, इसकी जगह आई होना चाहिए, ठीक है। अब आई होना चाहिए तो ये यू भी नहीं होगा, दो कट गए आपके पास। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं। आई टेक, यहाँ लिखा है आई टेक और यहाँ लिखा है आई हैव टेकन, तो आई टेक नहीं होगा, आई टेक का आई टुक हो जाता है। चूँकि यहाँ आई हैड दिया हुआ है तो इसका मतलब कि हमें हैव वाला लेना पड़ेगा, आई टेक वाला नहीं लेना पड़ेगा। तो ये तीसरा वाला सही हुआ, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। क्या है, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली स्पेल्ड। इसमें 3 की स्पेलिंग गड़बड़ होगी, 1 की स्पेलिंग सही होगी, ठीक। तो पहला देखते हैं ब्रिलियंट। ब्रिलियंट में भैया एल डबल होता है, ब्रिलियंट में BRI होना चाहिए ब्रिलियंट में, तो ब्रिलियंट गलत हो गया, ठीक है ना। तो अगर ये गलत है तो आंसर तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए अच्छा, रिसिप्रोकेट में RECI होता है, रिसिप्रोकेट RECI होना चाहिए, तो रिसिप्रोकेट ये यहाँ पे गलत हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डोज मतलब चकमा देना, ये स्पेलिंग एकदम से सही है, तो ये आंसर हो सकता है आपका। अब ये सीज है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो मैं आपको बताता हूँ 2 सीज। एक होता है SEIZE होता है, और एक होता है SIE, ठीक, जिसमें SIE होता है वो GE होता है। क्लियर हुई बात, मीनिंग जानना चाहोगे। तो जो पहला वाला है SEIZE, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जब्त कर लेना या कन्फिस्केट करना, ठीक है। और SIEGE इसका मतलब होता है घेर लेना कहीं पर, जैसे कहते हैं ना पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, पुलिस ने होटल को चारों ओर से घेर लिया है, तो ये सीज होता है ये वाला। एक सीज और होता है, वो भी जान लो अब लगे हाथ, CEASE। इस सीज का मतलब होता है स्टॉप, जैसे होता है ना सीज फायरिंग, मतलब क्या होता है, स्टॉप फायरिंग, तो ये होता है सीज। जैसे ही हैज़ सीज्ड टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना बंद कर दिया है, तो ये सीज होता है। 3 सीज होंगे, तीनों में स्पेलिंग जरा कायदे से समझ लेना, एक में SEIZE है, एक में SIEGE है। क्लियर, चलो, तो ये थी गलत स्पेलिंग वाला, ठीक है। आपका सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है, डॉज है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है इसमें, आपको बतानी है एरर। आ जाओ, यू केयर फॉर हिम, यहाँ तक तो ठीक है। इवन मोर देन फॉर माई सेल्फ, आगे लिखा है ही क्राइड बिटरली, कोई आदमी है वो बड़ी तेजी से चिल्लाया कि तुम मुझसे ज़्यादा उसकी चिंता करते हो। तो कंपैरिजन किस में हो रहा है भाई, यू केयर फॉर किस में हो रहा है, हिम में और माई सेल्फ में। तो केयर फॉर, यहाँ भी केयर फॉर लगा है, यहाँ भी फॉर लगा हुआ है, तो फॉर के बाद अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव ही तो होनी चाहिए, माई सेल्फ नहीं, यहाँ क्या होनी चाहिए, मी होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। ठीक, समझ में आ गया, तो वहाँ पे मी होगा और आपका आंसर कहाँ हुआ, ये वाला पहला वाला आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या है, तो 11 में ना, ये तो 12 आ गया, 11 में आ गया। 11 में क्या करना है, आपको एंटोनीम बताना है। एंटोनीम किसका बताना है, ओपेक का। ओपेक का मतलब क्या होता है, जो पारदर्शी ना हो, जिसके इस पार से उस पार ना दिखाई देता हो, वो ओपेक होता है, ठीक है। तो डार्क तो सिमिलर में आ जाएगा, इस पार से उस पार नहीं दिखाएगा। पेल्यूसिड, तो पेल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। पहले इसका मतलब समझो, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। पेल्यूसिड का मतलब होगा ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, इधर से उधर दिखाई देता है, तो ये ट्रांसपेरेंट पेल्यूसिड का मतलब होगा, तो इसका मतलब यही होगा जो ओपेक का एंटोनीम है। अच्छा, अगर ट्रांसपेरेंट लिखा होता तब आप आराम से पकड़ लेते। अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट के बदले में दूसरा वर्ड लिखा हुआ था, पेल्यूसिड लिखा हुआ था। अब आप नोट कर लीजिए इसको, पेल्यूसिड मतलब ट्रांसपेरेंट होता है।
कल को अगर ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम पूछ लेता है तो पेल्यूसिड हो जाएगा, या फिर कहीं पेल्यूसिड का एंटोनिम पूछ लेता है तो वर्ड तो आप समझते रहिए ना कम से कम, तो ये पेल्यूसिड हो गया। ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। अब है एक पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंद्वी। सुने हैं ना, प्रतिद्वंद्वी मतलब क्या हो गया आपका? कंपटीटर, या दूसरा वर्ड अंग्रेजी का ले लो राइवल। राइवल होता है जो आपका प्रतिद्वंदी होता है, जो आपका अपोनेंट होता है, जो आपका अपोजिट होता है, जो आपका अपोजिशन होता है, आपका राइवल होता है, आपका कंपिटेंट होता है ना, जो आपका कंपिटिटर होता है। क्लियर हो गया ना? अब पैरागॉन होता है। तो इतने सारे वर्ड मिल गए, अब ये भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बताना है? एंटोनिम किसका बताना है? ब्रिटल का बताना है। अगर आपने 6th 7th 8th में भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ईजिली ब्रेकेबल। कोई ऐसी चीज़ जो हाथ से छूट कर गिरे ज़मीन पे और चूर चूर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं। ईजिली ब्रेकेबल, जो चीज़ आराम से टूट जाती है, जिसको हम कह सकते हैं फ्रेगाइल है, फ्रेल है, मतलब कमज़ोर चीज़ होगी ना। फ्रेल साइनोनियम हो गया, ये भी कमज़ोर है, आराम से टूट जाता है। ठीक है। अब आया एक वर्ड है रोबस्ट है। तो रोबस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा, मतलब एकदम तगड़ा सगड़ा सा, क्या कहते हैं? ठीक है। और एक है इसमें डेबिलिटेंट दिया हुआ है। ठीक है। तो डेबिलिटेंट क्या हो जाएगा? डेबिलिटेंट भी कमज़ोर होगा बेटा, ये सॉरी डेबिलिटेटेड। तो डेबिलिटेंट हम बोल रहे थे, डेबिलिटेटेड लिखा है, खैर डेबिलिटेंट एडजेक्टिव हो जाता है, डेबिलिटेटेड भी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये भी सिमिलर ही है, ये भी कमज़ोर होता है, जो बड़े आराम से टूट जाता है। तो ब्रिटिल हो गया, फ्रेल हो गया, फ्रेगाइल हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया, ये सब सिमिलर में है। और रोबस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा हट्टा कट्टा, मजबूत, तगड़ा सा। तो कमज़ोर का अपोजिट ही हो जाएगा, रोबस्ट का तगड़ा सा हो जाएगा। ये एंटोनिम आपका आंसर ले लो। अच्छा, डिक्रिपिट का मतलब क्या होता है? डिक्रिपिट का मतलब क्या होता है? पुराना होता है, मतलब बड़ा ओल्ड, बहुत ही पुराना धुराना, ये हो गया। तो इसका तो कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, फिलहाल आप नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है? एक पार्ट ब्रैकेट में, देखो यहाँ क्या है, ब्रैकेट में जो है इसको रिप्लेस करो। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, हैज जस्ट अराइव्ड, इसको आपको रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस होने की ज़रूरत है तो, नहीं तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही तो हम कुछ कर पाएंगे। इसमें लिखा है द गेस्ट्स, और गेस्ट्स है हमारा प्लूरल और ये है हमारा सिंगुलर, तो रिप्लेस तो करना पड़ेगा, द गेस्ट्स हैव लगाना पड़ेगा। और तो जस्ट के साथ अराइव्ड लिखा है, ये तो ठीक है परफेक्ट टेंस में। तो ढूंढो हैव जस्ट अराइव्ड, ये है हैव जस्ट अराइव्ड, द गेस्ट्स हैव जस्ट अराइव्ड, ये वाला ठीक लगेगा। क्लियर? आगे बढ़ें। और चेक करना चाहो तो अराइव से सिंगुलर हो जाएगा, नहीं लग पाएगा, और ये भी अराइव से सिंगुलर हो जाएगा, नहीं लग पाएगा, जब गेस्ट के साथ हैव लगाना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये रहा आपका 14, फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ से शुरू को, दे वॉकड डाउन ऑफ द हॉल ऑफ। ठीक है, दे वॉकड डाउन द हॉल ऑफ। हॉल ऑफ का मतलब क्या होगा? यहाँ पे कोई हॉल है तो यहाँ कोई बिल्डिंग आनी चाहिए, बिल्डिंग हो, घर हो, ऐसा कुछ तो होना चाहिए, नहीं। चलो पढ़ो, हॉल्ड ऑफ लिखा है रॉक्ड देम, दे वॉकड डाउन द हॉल्ड ऑफ रॉक्ड देम। अब रॉक्ड के बाद देम लग गया, ये स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ लिखा है दे वॉकड डाउन द हॉल्ड ऑफ हैड कॉस्ट, फिर वर्ब आ गई, ये भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ लिखा है 1000 रुपीज़, दे वॉकड डाउन द हॉल ऑफ 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ के हॉल से नीचे आए, नहीं। तो क्या लिखा है? दे वॉक डाउन द हॉल ऑफ देयर साउंड प्रूफ होम। हाँ, अब मिला, दे वॉकड डाउन द हॉल ऑफ देयर साउंड प्रूफ होम। अब लगाओगे यहाँ डी से स्टार्ट करना। तो पहले देख लेते हैं हम कि डी से स्टार्ट होने वाले कितने हैं। अगर एक ही होगा तो बस यहीं छोड़ देंगे, हो गया काम। अगर एक से ज़्यादा होंगे जो डी से स्टार्ट हो रहे होंगे तो और आगे बढ़ाएंगे। तो एक तो ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ये डी से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये डी से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये डी से स्टार्ट नहीं हो गया, हमारा काम बन गया। क्लियर? और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसमें, यहीं पे लगा दो फुल स्टॉप, काम हो गया। चलते हैं आगे 15 पे। ठीक है, काम हो गया, बस वहीं रोक दो, जहाँ से आपका फाइनल हो जाता है, डाउट नहीं रहता, वहीं पर रोक दो। अगला क्वेश्चन है ये, आपको करना क्या है इसमें? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में नहीं, एक्टिव वॉइस में ये है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। तो लिखा है कि प्रणव पेंटेड हिज हाउस। पेंटेड क्या है भाई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाउस सिंगुलर है तो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज पेंटेड करना पड़ेगा।
तो अब पहले तो वाज पेंटेड ढूंढो, ठीक है। ये वाज पेंटेड यहाँ दिया हुआ है, एक ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे पेंटिंग दिया हुआ है, तो हाउस पेंटिंग वाज डन बाय, अरे नहीं तो घुमा फिरा के बना दिया इन्होंने। यहाँ देखिए प्रणव्स हाउस वाज पेंटेड बाय, एक यहाँ पे वाज पेंटेड मिल गया हमको, और यहाँ पेंटिंग ऑफ द हाउस वाज डन बाय प्रणव, यहाँ हाउस पेंटिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और पेंटिंग ऑफ द हाउस भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ लिखा है कि प्रणव पेंटेड हिज हाउस, तो हाउस के साथ हमें प्रणव का रिलेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखा है द हाउस, पहला वाला, अब पहले वाले में देख लेते, दूसरा और चौथा कट चुका है, पहले में और तीसरे में कहानी लग रही है, ठीक। हाउस पेंटिंग नहीं हो पाएगा, ये तो काट दिया था, चौथा नहीं हो पाएगा। अब बचा है कि प्रणव्स हाउस वाज पेंटेड या द हाउस वाज पेंटेड बाय प्रणव। अगर कहते हैं द हाउस वाज पेंटेड बाय प्रणव, तो इसका मतलब ये किसी का भी मकान हो सकता है, पता नहीं किसका मकान उसने पुताई की थी। और यहाँ तीसरा वाला देखते हैं, तो प्रणव्स हाउस वाज पेंटेड बाय हिम, तो प्रणव का घर उसके द्वारा पेंट किया गया, और यहाँ लिखा है प्रणव पेंटेड हिज हाउस, उसने अपना घर पेंट किया था। तो इसका मतलब ये पहला वाला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी का घर थोड़े पेंट करेगा, अपना घर पेंट करेगा। अपना घर पेंट करने का सेंस सही कहाँ आ रहा है, तीसरे वाले में, प्रणव्स हाउस वाज पेंटेड बाय हिम, मतलब उसने अपने घर को पेंट किया था। तो थर्ड वाला ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो इसमें 15 में थर्ड वाला होगा। आज वाली एक्टिव पैसिव में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, मतलब इसके पहले तो वर्ब से ही काम हो जाता था, आज थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, अच्छा खासा दिया, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर वही इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है हैंग अप, ठीक है। तो हैंग अप देखें कि इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है या नहीं है, ठीक है। तो सी हैंग अप द क्लॉथ्स इन द क्लोजेट, उसने क्लोजेट में, अलमारी में कपड़े टांग दिए। अरे नहीं भाई, तो उसने कपड़े टांग दिए पास्ट में होगा ना, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, इसमें क्या लगता है, एस ई एस लगा लो, अगर ये नहीं लगा रहे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा लो, या हैश के साथ थर्ड फॉर्म लगा लो। तो पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, सी, ठीक है, सी को लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल हो पाएगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये हैव तो नहीं लग पाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। अब हैड देखते हैं, अगर हैड के साथ हंग है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, ये भी नहीं लग पाएगा। अब आपके पास एक ही उपाय है कि आप हंग अप ले लीजिए, क्योंकि हंग अप क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ लग जाती है। क्लियर, तो ये थर्ड वाला ले लीजिए, यही थर्ड वाले के अलावा ना तो फर्स्ट लग पाएगा ना तो फोर्थ लग पाएगा, और सेकंड नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी गलत है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। आपका 17 क्या कह रहा है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढो, किसमें, वंस आई रन इन सोनोरेन डेजर्ट इन एरिजोना, एरिजोना एक जगह है जहाँ पर एक सोनोरेन डेजर्ट है, तो सोनोरेन डेजर्ट में वंस आई रैन इन, ठीक है। आगे लिखा है आफ्टर अ ह्यूज रेन इवेंट, एक मतलब रेन इवेंट हो रहा था, तो उसी में बहुत मतलब खूब दौड़े थे ये। आगे चलो, इसमें देखते हैं हम लोग एरर कहाँ पर है। तो वंस मतलब एक बार की बात है, तो एक बार की बात है ना, तो पास्ट हो जाएगा कि नहीं, कभी ऐसा हुआ था, तो ये पास्ट हो जाएगा। पास्ट हो जाएगा तो ये जो रन लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ये सेकेंड फॉर्म लगानी चाहिए थी रैन, वंस आई रैन ये होना चाहिए था, तो वंस आई रन इन नहीं होगा, रैन इन होगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। आगे चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो ये रहा आपका 18, उसमें अब की बार क्या बताना, इनकरेक्टली, ध्यान रखना, अब की बार करेक्टली नहीं, इनकरेक्टली बताना है। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है, इंडिपेंडेंट, यही गलत है, हमको लग रहा है यही स्पेलिंग गलत है, तो यही हो गया आपका आंसर। इंडिपेंडेंट में देखो क्या होता है, पहले तो इन होगा, ठीक, उसके बाद सारे ई लगे हुए हैं। डिपेंड में क्या होगा, DEPEND होगा, इंडिपेंड। डिपेंड के बाद भी जानते हैं ENT होता है, ठीक, इंडिपेंडेंट में क्या होगा, लास्ट में ENT होगा, ANT नहीं होता है, तो ये पहला वाला हो गया। बाकी इमिनेंट की भी स्पेलिंग सही है, ह्यूमरस की भी सही है, और स्प्लेंडेड की भी सही है, ठीक। वर्ड आसान है, मीनिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ो भाई। लिखा है कि फीलिंग या एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस या जॉयफुल एक्साइटमेंट, मतलब समझ में आ गया, इतनी खुशी है कि समा नहीं रही है, मतलब उफन के निकली जा रही है खुशी, जॉयफुल एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है खुशी में। इसके लिए वन वर्ड क्या होगा,
एक्सटैटिक होगा। एक्सटैटिक का मतलब होता है, एक वर्ड होता है एक्सटैजी। एक्सटैजी का मतलब होता है परमानंद, आनंद का चरमोत्कर्ष, क्लाइमेक्स ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं हम लोग, तो वो होता है एक्सटैटिक होता है, एक्सटैजी होता है। तो आंसर तो फिलहाल यही होगा। एस्केलेट, एस्केलेट मतलब जब आप मॉल वगैरह घूमने जाते हो तो एक ऐसी सीढ़ी होती है जिस पे आप खड़े हो जाते हो, सीढ़ी आपको ऊपर पहुंचा देती है, आपको चलना नहीं पड़ा, उसको एस्केलेटर कहते हैं ना। तो एस्केलेट का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर ले जाना। साइंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है, साइंटिलेटिंग मतलब होता है चमकदार, एकदम ब्राइट, चमचमाता हुआ। और इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, इंट्रिकेट का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उलझा हुआ, ठीक है। इंट्रिकेट मतलब किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देना, उलझा देना उसी में, एक में मतलब मकड़ जाल की तरह। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आपके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, साइनोनियम बताना है। किसका बताना है, सिंपल का। ओए होए, इतना सिंपल क्वेश्चन, सिंपल का साइनोनियम बताना है। सिंपल तो भाई ये डेकोरेटेड मतलब क्या हुआ, एकदम सजा धजा, वेल मेंटेन्ड हो गया। तो ये तो होगा नहीं, ये सिंपल नहीं होगा। अगर सजाया डेकोरेटेड होगा, सिंपल नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा भाई, सिंपल सरल होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, ये भी नहीं होगा। एलिमेंट्री का मतलब क्या हुआ, बहुत ही बेसिक, एकदम शुरुआती। एलिमेंट्री वही होता है ना, तो जो बहुत बेसिक होगा, बहुत शुरुआती होगा, वो क्या होगा, वो बहुत सिंपल होगा। तो ये आपका साइनोनिम हो गया। एम्बेलिश्ड का मतलब ये भी अलंकृत होता है, ये भी एकदम साजा धजा होगा। ये भी मतलब क्या होगा, एकदम से डेकोरेटेड। तो डेकोरेटेड का एक साइनोनियम मिल गया आपको। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, डेकोरेटेड, उसी का साइनोनियम कहाँ मिल जा रहा है आपको, एम्बेलिश्ड की जगह मिल जा रहा है। तो एक साइनोनियम का काम हो गया, ठीक है ना, आपको ऑप्शन भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक। क्या करना हो 21 से 25 तक आपको बहुत अच्छी तरह पता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 21। अब इसके पैराग्राफ को पढ़िए, पढ़ने के बाद इसमें जगह लगाइए, भरिए। तो एक है एंडर्स, एंडर्स अभी नीचे पढ़ेंगे तो इनके बारे में पता चल जाएगा कौन है। एंडर्स कुड नॉट गेट टू द बैंक अंटिल जस्ट बिफोर इट क्लोज्ड। मतलब क्या हुआ कि बैंक बंद होने वाली थी, करीब करीब क्लोज होने वाली थी, उसके पहले ये पहुंच नहीं पाए थे, ठीक है। तो जब ये पहुंचते हैं वहाँ पे तो क्या होगा कि सो ऑफ कोर्स, तो जाहिर सी बात है कि द डैश वाज एंडलेस, जो डैश थी वो एंडलेस है। तो वहाँ जो लाइन वाइन लगी रही होगी ना, भीड़ रही होगी, लाइन लगी रही होगी, उसका कोई अंत नहीं, बहुत दूर तक लाइन लगी रही होगी। एंड ही गॉट डैश बिहाइंड 2 वुमेन, और 2 औरतों के पीछे ये क्या हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं या अटक जाते हैं, ऐसा कुछ वर्ड यहाँ आएगा। अब ये दोनों औरतें जिनकी हुज लाउड और स्टूपिड कन्वर्सेशन, ये औरतें क्या है, इनकी आवाज़ बहुत लाउड थी और कन्वर्सेशन बहुत स्टूपिड कर रही थी। तो इनके लाउड आवाज़ और स्टूपिड कन्वर्सेशन ने पुट हिम इन अ मर्डरस डैश, उनको एक मर्डरस सिचुएशन में डाल दिया था। मर्डरस सिचुएशन के मतलब ये जैसे लग रहा है कि इनकी जान बचेगी नहीं अब, ठीक। इसके बाद लिखा कि ही वाज नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, ठीक है, वो कभी भी मतलब नहीं रहे हैं इस तरह बेस्ट ऑफ टेम्पर्स। आगे लिखा टेम्पर मतलब स्वभाव के लिए यूज किया जाता है। अब 4था नंबर आगे लिखा एंडर्स, एंडर्स जो थे वो कौन है, अ बुक क्रिटिक नोन फॉर द वेरी एलिगेंट सेवेजरी with which he dash almost everything he reviewed, जिससे वो डैश करते थे, करीब जिस भी चीज़ को वो रिव्यू करते थे उसको वो ये चीज़ कर दिया करते थे, ठीक है। तो आगे आ जाओ, अब हम लोग इसको एक एक करके भरते हैं। तो मतलब हुआ ये कि ये बैंक पहुँचे थे करीब करीब, जब बैंक बंद होने वाली थी तो जाहिर सी बात है बड़ी लंबी लाइन लगी रही होगी। तो ऑफकोर्स द डैश वाज एंडलेस, क्या चीज़ डैश एंडलेस रही होगी, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब जो प्रगति है, तरक्की एंडलेस रही होगी, या क्यू एंडलेस रहा होगा, क्यू मतलब लाइन, ये एंडलेस रही होगी। चेन नहीं और पासेज नहीं एंडलेस रहा होगा, एंडलेस क्या रही होगी, क्यू, वहाँ पे जो लाइन लगी हुई थी। यही मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी। तो आगे चलते हैं, अगले वाले फिलर नंबर 2 पे हम देखते हैं कि क्या होगा। तो ये रहा आपका फिलर नंबर 2, ये तो 3 आ गया, फिलर नंबर 2 चाहिए था ना हमको, तो ये है फिलर नंबर 2, यहाँ पे है। तो फिलर नंबर 2 यहाँ पे क्या लगेगा कि वो अटक गए, मतलब ही गॉट डैश बिहाइंड 2 वुमेन, 2 औरतों के बीच में। तो स्टैम्प्ड होगा, स्टैम्प्ड मतलब क्या होता है, पैर को, जैसे स्टैम्प होता नहीं, जैसे जब लोग क्रिकेट खेलते हो स्टैम्प काटते तो स्टैम्प मतलब होता है पैर जमा के खड़े होना, तो ये लग नहीं रहा है। फास्टेंड का मतलब क्या हुआ, बंध गए थे तो बंधे नहीं थे।
स्टक होता है और एक स्ट्रक होता है। तो स्टक का मतलब क्या हुआ था, अटक गए थे ना ये वहाँ पे भैया, क्या होगा, अटक गया, फंस गए, तो ये स्टक होगा, ये स्ट्रक नहीं। स्ट्रक मतलब होता है ना चोट पहुंचाना, कहीं से मतलब ऐसे ठोक देना। स्ट्रक नहीं थे वहाँ पे, वो फंस गए थे, स्टक लगाना, STUCK, ठीक है। दूसरा वाला लगाना, तीसरा वाला नहीं, तीसरा एक मीनिंग दूसरी हो जाएगी। अब आगे आ जाओ, तो ये तीसरा वाला फिलर आ गया। तीसरे वाले फिलर में हमें क्या लगाना है, ये यहाँ लगाना है, ठीक है। तो थर्ड वाले पे हम लोग क्या पाए थे, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि उनका जो स्टूपिड कन्वर्सेशन है, पुट हिम इन अ मर्डरस डैश, और आगे लिखा ही वॉज नेवर इन बेस्ट ऑफ टेम्पर। तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने, यही यहाँ पे उठा के कॉपी करके लगा दो टेम्पर में, तो ये आपको मिल गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो वर्ड वहाँ पे लगा है सेम केस में लगा, ही वॉज नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर, इसका मतलब ठीक इसके पहले क्या होगा, ही वॉज इन मर्डरस टेम्पर। उसी टेम्पर को आगे फिर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बताया कि कभी वो इस तरह के टेम्पर में थे नहीं, ठीक। तो थर्ड में तो ये हो गया। अब चौथे फिलर पे आ जाओ। चौथा फिलर क्या कह रहा है, ठीक है, तो ये रहा आपका चौथा फिलर, ठीक। तो 4 नंबर पे क्या लगाना है, कह रहे हैं कि ही वॉज नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, वो कभी भी बेस्ट ऑफ टेम्पर में नहीं रहे हैं। तो यहाँ क्या लगाओगे, बाय द वे। तो बाय द वे देखिए मिलता है, क्या मिला, एनीवे मिल रहा है, ये लग जाएगा बाय द वे की जगह पे। समव्हाट नहीं लग पाएगा, ऑलवेज नहीं लग पाएगा, और व्हेनेवर नहीं लग पाएगा। कह रहे हैं कि बाय द वे मतलब एक कहते हैं ना, एनीवे वो कभी भी बेस्ट ऑफ टेम्पर में नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे लिखा है कि ये चूंकि बुक क्रिटिक है और अपने वियरी और इलीगेंट, वही कह रहे हैं ना, अच्छे टेम्पर में नहीं रहे, अच्छे टेम्पर में नहीं रहे तो हमेशा क्या रहे होंगे, वियरी, इलीगेंट, सेवेजरी। आगे लिखा विद विच ही डैश, जिससे कि वो डैश कर देते थे ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही विड, जिसकी भी वो रिव्यू किया करते थे उसको। तो यहाँ आ जाओ, क्या करते थे वो, उसको क्या करते थे, कंडीशनड कर देते थे, या इनकारपोरेट करते थे, या ट्रांसफ़र करते थे, या डिस्पैच करते थे। तो ये जब क्रिटिक वगैरह किसी चीज़ को रिव्यू वगैरह देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिस्पैच किया जाना कहते हैं। तो वो डिस्पैच कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया 25 नंबर का। 25 क्वेश्चंस किसका था, ये 11 नंबर का था, ठीक है। तो ये 11 सेट हम लोगों ने कर लिया, 36 हैं। अब कितने बचे होंगे, 25 के, हाँ 25 और बचे हुए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। देखो 11 कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी राय दीजिएगा, और आपके सुझावों का मतलब वेलकम है, हम उसको वेट करते हैं कि आप अपने सुझाव हमको दीजिए, और मतलब इम्प्रूव करने में हमको बहुत मदद मिलती है उससे। तो हम चाहते हैं कि आप हमको अपनी राय दिया करें, अपने सुझाव दिया करिए, ठीक है। और पढ़ाना कैसा है, और मतलब आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, कितना इम्प्रूव हो रहा है, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। इससे इनकरेजमेंट मिलती है। समझ लो कि आप ही आपके कमेंट हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में इसी समय, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।